बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक, जिसके 8 अध्याय हमने पूर्ण कर लिए। वहीं 8वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्रामीण जो जीवन और संस्कृति है उसमें जो लोहा है और लोहे के द्वारा जो कृषि व्यवस्था में क्रांति आई, और उसको सपोर्ट करते हुए जो उस समय के राजा और महाराजा और शासक वर्ग है उन्होंने कृषि और कृषकों के लिए जो सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन किया, उससे किस प्रकार से समृद्ध गांवों से और समृद्ध शहर और शक्तिशाली बन गए, उन सभी के बारे में हमने देखा। और इस अध्याय में बात करेंगे बच्चों हम व्यापारियों, राजा और तीर्थ यात्रियों के जो विवरण हमें मिल रहे हैं उनसे किस किस प्रकार की जानकारी प्राचीन अतीत के बारे में हमें देखने को मिलती है। तो भाग 1 में हम बात करेंगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में। तो शुरू करते हैं एक कहानी के साथ, जिसमें एक बच्ची है जगिनी नाम की, और जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी कि गांव में एक विशेष समय पर कुछ लोग आते हैं सामान लेके, और मेले के रूप में उस सामान को बेचते हैं और वापस चले जाते हैं। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, 100 रंगों के फूलों के प्रिंट वाले जो कपड़े हैं, चाबी से चलने वाले जो मज़ेदार खिलौने हैं, ये जगिनी को बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों के ऊपर आते और रात को अपना सामान समेटकर कहाँ चले जाते, वापस अपने स्थान पर चले जाते। अब जगिनी हैरान होती कि ये लोग हमेशा क्या इसी तरह घूमते रहते हैं, या फिर कहीं पे स्थायी रूप से जो रहकर भी अपना सामान दुकानों में ये लोग बेचते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि वे लोग कौन है बच्चों, व्यापारी लोग हैं, और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती है, और फिर उन्हें मेलों के माध्यम से ये विभिन्न गाँवों में बेचते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से पता चल रहा है कि हमें ये जो व्यापारी है और ये व्यापारी कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें और वस्तुएं खरीदते थे, इनसे हमें अतीत के बारे में क्या जानकारी मिल सकती है, इस कहानी से ये संकेत मिल रहे हैं। तो देखें बच्चों, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी के लिए उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों से हमने बात की थी। इसके पहले वाले भागों में उत्तरी काले और चमकदार बर्तन मिले हैं, उत्तरी भाग से मिले ये उपमहाद्वीप के। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये बर्तन जहाँ बनते थे वहाँ से व्यापारी क्या करते थे, इन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाकर बेचते होंगे। अर्थात एक जगह ऐसी है जहाँ पर इन बर्तनों को बनाया जाता है, और वहाँ से ये व्यापारी लोग इन बर्तनों को उठाकर जो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर क्या कर रहे हैं, बेचते हैं। दक्षिण भारत सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में क्या थी बच्चों, अत्यधिक मांग थी, इसलिए रोमन साम्राज्य में इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था। अब बच्चों बात करें काला सोना, तो वैसे तो काला सोना कहेंगे जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनको। अगर वर्तमान समय की बात करें सामान्य रूप से, तो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको कहा जाता है काला सोना। लेकिन इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर काली मिर्च को किससे संज्ञा दी जा रही है, काले सोने से संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण थी उन लोगों के लिए। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते कहाँ पहुंचाते थे बच्चों, रोम पहुंचाते थे, जो यूरोप का एक प्रसिद्ध शहर और साम्राज्य था। दक्षिण भारत से मिले अनेक रोमन सिक्कों से हमें ये जानकारी मिलती है कि रोम के साथ में इस क्षेत्र का क्या था, अच्छा व्यापार चलता था। रोमन सिक्के मिले हैं जो महाद्वीप का दक्षिणी भाग है उपमहाद्वीप का, वहाँ से रोमन सिक्के मिले हैं। इन रोमन सिक्कों से ही हम ये जानकारी जुटा पाते हैं कि इस क्षेत्र का, रोम के क्षेत्र के साथ में क्या था, अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार से जुड़ी एक कविता देखें बच्चों, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। संगम बच्चों जो तमिल कविताएं हैं, तमिल साहित्य है, उसको क्या बोलते हैं, संगम साहित्य बोलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित जो पुहार पतन है, वहां पर लाए जाने वाले माल का वर्णन देखें बच्चों किस प्रकार से है कि समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिण सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की जो फसलें हैं, और श्रीलंका से आया हुआ जो खाद्यान्न है, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात है। तो ये बच्चों क्या है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं जो यहाँ से आयातित और निर्यातित की जाती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस समय के जो व्यापारी हैं और इस समय के जो शासक हैं, उनका कौन कौन से शासकों और व्यापारियों के साथ में संबंध स्थापित हो रखा है।
व्यापारियों के द्वारा कई समुद्री रास्ते इस समय खोज निकाले गए और ये रास्ते समुद्र के किनारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविकों के द्वारा मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्राएं जल्दी पूर्ण कर ली जाती थी। बच्चों, ये मानसूनी हवा है, एक विशेष प्रकार की हवा है और एक विशेष समय में ही चलती है। तो इस हवा के सहारे सारे ये व्यापारी लोग अपने जहाज़ों को और अपनी नावों को चलाते थे, जिससे इनकी यात्राएं क्या होती थी बच्चों, जल्दी पूर्ण हो जाती थी। ये अफ्रीका, अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी तट है वहां पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ में चलना पसंद करते थे। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बच्चों दिशा कुछ इस प्रकार से होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो क्षेत्र है उसके लिए, और इनके हवाओं के साथ में ही ये व्यापारी लोग क्या करते थे बच्चों, अपने नाविकों को और अपने जहाज़ों को, नावों को क्या करते थे, चलाना पसंद करते थे, ताकि इनकी यात्राएं क्या हो, जल्दी पूर्ण हो सके और आसानी से पूर्ण हो सके। इन लंबी लंबी यात्राओं के लिए यातायात के साधन के रूप में जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, जो पानी में चलने वाले यातायात के मुख्य साधन हैं, इनका निर्माण इनके द्वारा किया जाता था। तो बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से ये व्यापारी लोग उस स्थान से जहां पर ये जो वस्तुएं बनती थी वहां से इन वस्तुओं को खरीद कर उपमहाद्वीप और उपमहाद्वीप के बाहर विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न देशों में अपने सामान को बेचने के लिए चले जाते थे। इसी क्रम में इनके द्वारा नए नए मार्गों की खोज की जाती है और इन नए मार्गों की खोज का अध्ययन हम इसके अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।